चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 3। टॉपिक इज फ्रिक्शन ऑफ टू ब्लॉक्स। ब्लॉक सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे हम। 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 31/2025। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, साथ में हम देखेंगे टू ब्लॉक सिस्टम और साथ में हम देखेंगे बैंकिंग या टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। ठीक है, अभी जो जनवरी का सेशन चल रहा है हाँ बेटा, जनवरी का जो सेशन चल सर रहा है। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। अच्छा सर 2 फरवरी को वो है क्या टेस्ट? 2 फैब को नहीं, अभी तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है सर हमारे में आया है केटीजी और रेडॉक्स सर हमारे में भी है। केटीजी का नहीं, वो काइनेट वो उसका वर्क पावर एनर्जी सर। मैं यस केटीजी सर, वर्क पावर एंड एनर्जी। सर वर्क पावर एनर्जी है। क्या नोटिफिकेशन आया है? हाँ यस सर। सर। कहाँ Yes, व्हाट्सएप sir. तो मैंने नहीं देखा कोई सर notification। 11B04 में तो नहीं आया है? सर B04 में है दिल्ली सर। दिल्ली सर B04 में नहीं आया। B04 दिल्ली सर। नहीं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। सर आया है। दिल्ली वाले सर बच्चों में आया है सर। अच्छा जी, ऐसे कैसे कर रहे हैं? B04 दिल्ली। B04 2। कौन सा नोटिफिकेशन गाइस? ये कोई ये नोटिफिकेशन देखिए क्या ले जा। सर चैट बॉक्स में भेज दिया। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, चलो चलो ठीक, इसको मैं करेक्ट करवाऊंगा अभी। ठीक है, टेंशन नहीं लो इसका। ठीक है, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन सर रोड। जो आपने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे उसमें से मुझे पूछने थे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो होमवर्क के क्वेश्चन में ना एक सही नहीं है उसमें क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा है, हो सकता है वही पूछ रहे हो तुम, बाकी जो होगा मैं बताता हूँ। सर मुझे तो 3-4 पूछने हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। वेटेज की पे वेटेज की बात करें हम तो वेटेज आपका 44351, ये सिर्फ काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का वेटेज दिया गया हुआ। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में हमारा क्या रिकॉल कॉन्सेप्ट था बेटा? लास्ट क्लास में सर क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ और फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हमने पढ़ी थी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगा, जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, दैट विल बी म्यू के एन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिलेशन है दैट इज एफ इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। एफ तो सेल्फ एडजस्टिंग है, एफ एस तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना आप लगाओगे उतना एग्जैक्टली फोर्स लग जाएगा। लेकिन जो एफ एस मैक्स है उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एफ एस मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू एस एन या आर बोल दो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये आपको पता है। उसके बाद हमने क्या बोला था भाई? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर के बारे में बात की थी कि कौन सी चीज सेल्फ एडजस्टिंग है। उसके बाद हमने क्या बोला था और क्या बताया था आपको कि जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का, डायरेक्शन सर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होगा वो ऑपोजिट अपोजिट टू रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन के रिलेटिव अपोज टू में मोशन। रहेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में जाएगा। सर। और क्या बता? हाँ बेटा। सर जैसे हमारे पास अगर फ्रिक्शन पुराने नोट नेचर, उनको साथ मटेरियल में के खोल नेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, इसको भी हम एक मिनट लिख लेते हैं कि किस पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स नेचर ऑफ ऑन मटेरियल। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, डिपेंड्स और ऑन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड, वेरी गुड शाबाश, डजंट डिपेंड ऑन, डायरेक्टली वर्ड्स दूसरा चेंज कर लूं, एरिया, इंडिपेंडेंट, एरिया एंड वेलोसिटी। हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, कांटेक्ट एरिया एंड वेलोसिटी, इसके आपके अपोजिट होता है। क्या पूछते थे कम?
हेलो सर अगर हमारे पास पुराने नोट्स बने हो तो उनका यूज कर लें कि शुरू से बनाए नए? तुम्हारे पास पुराने नोट्स बने हो तो उसी का यूज कर लो, बेटर रहेगा। लेकिन जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है तो उसको नोट्स तो बनाओ तुम। सर ऐसा उसके ना हो। साथ साथ उसी के अंदर अपडेट करते जाए ना, जैसे अगर कुछ पॉइंट आपने हाँ हाँ पहले बिल्कुल लिखा तो वो बीच में लिखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर मैं आपको दे दूं कि सर एक बॉडी जो है, हाँ सर जैसे ये स्लोप पे ऑब्जेक्ट है और ये अपवर्ड इसका मोशन चल रहा है और मुझे इसमें एफ नेट निकालना है हाँ एफरेंट निकालना है, इसका मोशन अपवर्ड और चल रहा आगे की तरफ एक फोर्स भी हो रहा है, मतलब और एक फोर्स भी लग रहा है ऐसे 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का। ठीक, चलो तुम्हारे क्वेश्चन ले लेते हैं। और आगे की तरफ मोशन हो रहा है, आपको एफ नेट निकालना है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, हाँ एफ नेट कितना होगा? एफ नेट कितना होगा इस बॉडी पर? और एक्सेलरेशन अच्छा कितने देर एक्सेलरेशन, बाद जाके ये रुकेगी? अच्छा 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सर मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया, मतलब ये वैल्यू कुछ और हो सकती है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स सही दिया आपने। यस सर। अच्छा अगर डायरेक्ट 2 न्यूटन का फोर्स दिया है और आपने ये कंडीशन दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक भी आपको देना होगा। मान लेते हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक जो है 20 kg है, ठीक है। और कोफिशिएंट जो है फ्रिक्शन का वो ले लेते हैं हम 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने वक्त के बाद जाकर के ये रुकेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका जो मोशन हो रहा है वो अप द प्लेन हो रहा है। तो अगर मोशन अप द प्लेन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अप द प्लेन की डाउन द प्लेन? डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन जो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउन द प्लेन हो जाएगी एफ के, ठीक है। उसके बाद बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वेट का कंपोनेंट जो होगा एक अलोंग द प्लेन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। mg sin 30, थीटा की वैल्यू 30 है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेट का, mg sin cos 30। mg cos 30। तो जब मैंने कंपोनेंट में बांट दिया है तो इस वेट को मैं हटा देता हूँ, जब 2 हिस्सों में बांट दी। उसके बाद इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R लग जाएगा। और कोई फोर्स तो मुझे नहीं लग रहा है, इस बॉडी पर लग रहा है, इस बॉडी पर किसी भी और तरीके का फोर्स लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एफ के की। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है बेटा, म्यू के इंटू आर होता है। अच्छा आर की बात कर लें, क्योंकि इस वर्टिकल वाई एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वाई एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आर इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg cos 30। m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी, √3/2। तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 100√3। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0.2 इंटू 100√3। तो ये कितना हो जाएगा, 20√3। आ रही बात समझ में? यस अब सर। उसके बाद अब डाउन, हाँ अब अप द प्लेन मैं देख रहा हूँ कि अप द प्लेन जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन है, और जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहे हैं डाउन द प्लेन जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं। डाउन द प्लेन आपके 2 फोर्सेस लग रहे हैं। डाउन द प्लेन डायरेक्शन में एक mg sin 30 लग रहा है और डाउन द प्लेन डायरेक्शन में एक fk लग रहा है। तो mg sin 30 प्लस fk ये हो जाएगा डाउन द प्लेन प्लस एफ के। mg sin 30 का मतलब 20, g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू कितनी, हाफ, और f आपने निकाल रखा है 20√3। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा ये 100 आपका 100 प्लस 20√3। अब जाहिर सी बात है डाउन द प्लेन 100 प्लस 20√3 लग रहा है, अप द प्लेन कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स अब हमको निकालना होगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अप द प्लेन होगा कि डाउन द प्लेन होगा? अप द प्लेन। नहीं, फोर्स किस डायरेक्शन में ज्यादा है, अप द प्लेन डायरेक्शन में ज्यादा है कि डाउन द प्लेन डायरेक्शन में ज्यादा है? डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन। तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, नेट एक्सेलरेशन जो होगा, नेट फोर्स जो होगा डाउन द प्लेन होगा। तो नेट फोर्स आप निकालते हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ज्यादा है तो उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 प्लस 20√3 है, ठीक है।
अपवर्ड डायरेक्शन में कम है तो मैं अपर डायरेक्शन में, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो -2 न्यूटन लिख दूंगा। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 98 + 20√3 न्यूटन। ये आप एफ नेट निकालने का पूछ रहे हैं। अब एफ नेट जो होता है वो m इंटू ए नेट के इक्वल होता है 98 + 20√3। मैं काम कर रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए √3 की वैल्यू मैं डाल देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या वैल्यू होती है √3 की? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगी 34.64। तो सॉल्व होने के बाद m इंटू ओ ए नेट जो हो जाएगा 34.64 प्लस 98 कर देंगे तो 132.64 आ जाएगा, 132.64। तो जो एफ नेट आप पूछ रहे थे कि सर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वो 132.64 न्यूटन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बस। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर कब क्या पूछा था, कितनी देर के बाद, यस सर। कि कितनी डिस्टेंस के बाद पूछा था ये रुक जाएगा, कि दोनों बता। सर टाइम सर 5 सेकंड। 5 ये अब आप बताओगे नहीं, ये अब आप कैलकुलेट करोगे, आप रैंडम अपने हिसाब से डेटा उस हिसाब से फिक्स नहीं कर सकते। अब ए नेट, अब यहाँ पे m इंटू ए नेट आ रहा है 132.64 न्यूटन, तो 132.64 न्यूटन रख दिया। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 20 इंटू ए नेट आपने निकाल लिया कितना 132.64। तो ए नेट यहाँ से कितना हो गया 132.64 अपॉन 20। सॉल्व करूंगा तो 2 6 12, 2 6 12, 2 2 2 3 6, 2 2 4, 10 से डिवाइड होगा तो 6.632 न्यूटन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका लगेगा। ए नेट कितना आया -6.632। माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बात समझ में आई क्या? वेलोसिटी कितनी है अप द प्लेन है, और वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 की आपने दिया था। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है -6.632। एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो अप द प्लेन लग रहा है कि डाउन द प्लेन लग रहा है? डाउन द तो वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यस सर। तो मैंने माइनस ले ली। अब इक्वेशन लगा लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। हमको पता है बॉडी जाके रुकेगी ही, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, एक्सेलरेशन आपने बोल दिया कि सर -6.632 का एक्सेलरेशन लग रहा है, और टाइम आपको निकालना है। बस यहाँ से इधर डाल करके सॉल्व कर लो भैया। उधर भेजेंगे पॉजिटिव 6.632 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 5, टाइम इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6.632। इतना टाइम जो है वो लग जाएगा बॉडी को रुकने में। कितना टाइम? 5 अपॉन 6.632, दैट इज 0.75 सेकंड का टाइम इसको लग जाएगा। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर ये जब ये केस रहेगा तो ये कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, वो भी निकाल सकते हैं हम। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली जब रुकेगी तो वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। 25 प्लस की जगह +2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह -6.632, और डिस्टेंस हमको निकालना है। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6.632 का अगर हम डबल करेंगे तो 13.264, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 264 इंटू एस, इधर बचा रह जाएगा 25। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 13.264 मीटर। क्या 25 अपॉन 13.624, दैट इज 1.83 मीटर। तो बॉडी 1.83 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो जो आप पूछ रहे थे वो निकल गया। आपने पूछा कितना डिस्टेंस, वो भी निकल गया। आपने पूछा कि सर बताइए कितने टाइम के बाद, वो भी आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो। आपने पूछा एफ नेट बताइए, तो एफ नेट अगर मैं रूट के टर्म्स में बताऊं तो 98 + 20√3, अगर मैं डेसिमल में बताऊं तो 13.264। डायरेक्शन एफ नेट की बात करें तो डाउन प्लेन डायरेक्शन में है एफ नेट। और क्या पूछना है इसमें? नहीं समझ में आया क्या?
ये समझ नहीं आया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ गया सर, आ गया। हाँ, आ गया। इसमें आ और गया सर। कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, जो जो तुम कहोगे वो निकल जाएगा, जो जो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछने लगे तुम उसमें। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं हम। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो ये एग्जिस्ट करता है दो सरफेसेस के बीच में। अब जब टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की, वो कोशिश कर रहा है चलने की, वो उधर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक ब्लॉक है उस पर आपने आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो टेंड कर रहा है, चलने को कोशिश कर रहा है, टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड। तो जब वो आगे, राइट वर्ड लिख देते हैं आसान हो जाएगा, राइट वर्ड। तो जब वो आगे बढ़ने को टेंड करता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जितना आपने फोर्स लगाया एग्जैक्टली उतना ही ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, बट बॉडी डजंट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि ये मोशन नहीं हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, या यूं बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं करेगी। आगे बोला कि कंसीडर अ बेड इनसाइड अ रूम, एक रूम के अंदर आपके पास बेड है, आपने उसको जेंटली पुश करने की कोशिश की अपनी फिंगर से, बेड मूव नहीं करे। इसका मतलब बेड टेंड तो कर रही थी, मूव किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था। आपने अपनी फिंगर से बेड को मूव करने की कोशिश की लेकिन बेड मूव नहीं हुआ। तो इस केस में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, किधर, जिस तरफ वो टेंड कर रहा है, जिस तरफ वो जाना चाह रहा है, जिस तरफ वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है जो कि 50 किलोग्राम की है और किसी भी तरीके का हमने फोर्स नहीं लगाया है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ यहाँ पर। सर क्या 0 होगी वैल्यू? एग्जैक्टली, स्टैटिक फ्रिक्शन की 0 होगी वैल्यू। लेकिन अगर आपने फोर्स लगा दिया तो अब ये बॉडी टेंड करने की कोशिश करेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जितना आपने फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज इट इज ऑफ विच नेचर? सेल्फ एडजस्टिंग। सर सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपको बनाना है, अभी थोड़ा किस्सा कहानी जो आपको मैं सिखा चुका हूँ उसी को उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया है, आपको इंक्लूड करना होगा सूडो फोर्स के भी, अगर सूडो फोर्स लग रहा है तो ये वाली बात। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो सूडो फोर्स का ही एग्जांपल दिया था कि बॉडी, यहाँ पे तो चलो बहुत आसान कर दिया था, वेलोसिटी दे दिया था, लेकिन कभी कभी आप सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट लगाओगे। सूडो फोर्स मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यानी कि जिस फ्रेम में, जिस कार पे, जिस लिफ्ट में, जिस ट्रेन में, जिस ट्रक पे वो ऑब्जेक्ट रखी है, उसका, ट्रक का, उस लिफ्ट का, उस कार का, उस प्लेन का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इनटू मास करके सूडो फोर्स निकाल लोगे, सूडो फोर्स लगा लोगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जिस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट उसके रिस्पेक्ट में अगर सूडो फोर्स है तो उसको भी लगाना है। अब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, decide the resultant force and the component parallel to the surface of the resultant force। अब जो भी रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसका पैरेलल कंपोनेंट लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मान लेते हैं कि जो नेट फोर्स आया वो बेटा कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। अब नेट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर है, तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नेट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करने में, वर्टिकल कंपोनेंट इसका नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करने में मदद आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चाहिए, मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। डिसाइड द रिजल्टेंट फोर्स एंड द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ दिस द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द अबव कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये सब किस्सा कहानी बकवास है, ठीक है, ये हर जगह मुझे नहीं लगता वैलिडेट होगी। आपको जो समझाया गया है कि भैया रिलेटिव मोशन पे ध्यान दो कि वो मूव किस साइड कर रही है। अगर वो राइट साइड मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस जिस पर रखी है तो आपको किधर लगाना है, लेफ्ट साइड। अगर वो सरफेस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में रखी है तो आपको लगाना है किधर, राइट साइड में, ये आपको लगाना होगा। हेलो। हाँ बेटा। सर हाँ बेटा। एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए।
सर एक ऑब्जेक्ट है 0.5 kg की, वो ऊपर से ये नीचे गिर डीपीपी रही का है क्वेश्चन है बेटा, 9। डीपीपी का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन है। हेलो, देखो बेटा डाउट क्वेश्चन है लास्ट में पूछना, अभी मैं क्या सर? क्लास को पहले कंटिन्यू कर लूं उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया गया कि एफर्ट लग रहा है राइट साइड में तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। आपको जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था कि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पे और फ्रिक्शन वाई एक्सिस पे लेंगे, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अप्लाइड फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, अप्लाइड फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा। अब जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये कौन सा केस कहलाता है बेटा? लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है बेटा, या फिर ये एफएस मैक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब जब आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन तब ये वाला केस कौन सा, ये वाला जो ग्राफ होगा ये इस केस काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। वेरी गुड। देखो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका निकालने का फॉर्मूला है दैट इज म्यू एस एन, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका निकालने का फॉर्मूला है दैट इज म्यू के एन। कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, कुछ मटेरियल्स। हाँ बेटा बोलो। जैसे आपने अभी पीछे बताया स्टैटिक फ्रिक्शन में और वो रिलेटिव मोशन जब राइट हैंड साइड मूव करते तो क्या होता है, फिर से बताना उसको। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक है जो कि राइट साइड में जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक दूसरी ऑब्जेक्ट है वो जा रही है 40 की स्पीड से आगे, तो अब ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है। आपको देखना है कि ब्लॉक ए, कैन वी से लिमिटिंग फ्रिक्शन एज एफके kinetic friction initial? No, you can't say that because there is no such concept of initial and final friction. You just simply say that is the maximum static friction, or in other words limiting friction. कोई initial और final का कोई concept नहीं है, तो वो आपको और कंफ्यूज करेगा, कॉन्सेप्ट अपना बिगाड़ो नहीं। अब यहाँ पे बेटा बोला गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 40 की स्पीड से आगे जा रही है, जिस बॉडी पर रखी है बी पर वो 50 की स्पीड से आगे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी क्या है? ए की वेलोसिटी रिलेटिव टू बी, रिस्पेक्ट टू बी किस डायरेक्शन में है? वो राइट साइड डायरेक्शन में है कि वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, ये आपको बताना। अब रिलेटिव टू बी का मतलब मैंने बताया है बहुत अच्छे से। रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव टू बी का मतलब होता है कि ए की वेलोसिटी बताएगा कौन? बी। बी की नजर से, बी की आंखों से, बी के चश्मे से, बी के दृष्टिकोण से, बी के नजरिए से ए को देख करके बताया जा रहा है। अब बी की अपनी कोई आंखें तो है नहीं, ठीक है, कि और भाई क्या हाल है मैं बताता हूं तुमको, ये तो वो करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस बी पर बैठ जाएंगे और हम उस बी की आंखें कान नाक बनेंगे और बी के लिए बात करेंगे, बी के लिए बोलेंगे। तो मैंने एक छोटा सा मिनी पर्सन यहाँ पर बैठा दिया है बी पर। अब वो बी के रिस्पेक्ट में, बी की आंखों से, बी के दृष्टिकोण से बताएगा ए की वेलोसिटी। अब जब ये बी पर बैठ गया छोटा सा पर्सन और वो देखेगा ए को, तो वो ए उसके पास आते हुए दिखेगा, क्लोज आते हुए दिखेगा, कि उससे दूर जाते हुए दिखेगा? दूर जाते, सर दूर जाते हुए दिखेगा। दूर जाते हुए सर दिखेगा। दूर जाते हुए। सर दूर। दूर क्यों जाते हुए दिखेगा? क्योंकि भैया जिस चीज पर वो है ना, बी ब्लॉक पर जिस पर वो खड़ा है वो 50 की स्पीड से जा रही है, ज्यादा फास्ट जा रही है, और जिसको वो देख रहा है ए, वो 40 की स्पीड से जा रही है, स्लो जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये पर्सन जब देखेगा ना ए को, तो वो उससे दूर बढ़ती हुई जाएगी, उससे दूर जाती हुई जाएगी, क्योंकि वो बी के रिस्पेक्ट में, बी के नजरिए से, बी के दृष्टिकोण से स्लो चल रही है, उसकी स्पीड कम है, 40 है, और जिस पर वो खड़ा है बी, वो ज्यादा स्पीड से क्विकली चल रही है, तेज चल रही है। तो जब वो देखेगा ना तो वो ए उसको थोड़ा दूर जाते हुए दिखेगा, इवन दो वो चल रहा है आगे की तरफ, लेकिन इसके नजरिए से, इस मिनी पर्सन के नजरिए से, दृष्टिकोण से, उसके व्यू से वो दूर जाते हुए दिखेगी। तो अब इस बी के रिस्पेक्ट में, पर्सपेक्टिव में जो मोशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में दूर जाते हुए जा रहा है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये रिलेटिव मोशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है,
तो रिलेटिव मोशन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड डायरेक्शन। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा। फिर से समझाऊं? लग गया सर पता। वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब इसमें एक बात ये बताओ कि अगर ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन राइट साइड में डायरेक्शन में लग रहा है, तो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड साइड। वाई? कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है कि अगर एक बॉडी पर एक्शन फोर्स राइट साइड में है तो दूसरी बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स पे काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। चलो सर हाँ बेटा। सर एक बार वो जो आपने अभी बताया कि ग्राउंड जो थर्ड लॉ है ना न्यूटन का, हाँ उसके रिस्पेक्ट में कैसे बताया था वो मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, उसके मैं रिस्पेक्ट में मैंने पूछना चाह लास्ट रहा था। क्लास में आपको ये बताया था बेटा। लास्ट क्लास से हम देख लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा फ्रिक्शन है सर वो... डायग्राम बता के बता दो सर, ऐसे नहीं। अच्छा चलो ठीक। उसमें हमने आपको ये बताया कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना बेटा, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर एक्शन फोर्स लगाया एक्शन फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगा ब्लॉक बी पर, यहाँ पर ब्लॉक ए पर लगा यहाँ पर, जो कि जा रहा था 40 की स्पीड से, ब्लॉक बी जा रहा था 50 की स्पीड से, तो इसमें हमने देखा जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक ए पर किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ब्लॉक ए पर कौन लगा रहा है? जाहिर सी बात है कि वो ब्लॉक बी से कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो ब्लॉक ए पर लगाएगा वो कौन लगाएगा? ब्लॉक बी लगाएगा कि कौन लगाएगा? ब्लॉक बी ही लगाएगा सर। ब्लॉक बी लगाएगा सर ना ब्लॉक बेटा? बी। हाँ ब्लॉक बी ए पर लगा है, ए पर फ्रिक्शन लग रहा है, कौन लगाएगा? ब्लॉक बी लगाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बी के कांटेक्ट में, जिसके कांटेक्ट में वही तो फ्रिक्शन। अब ब्लॉक ए भी क्या करेगा? वो भी फ्रिक्शन लगाएगा। वो किस पर फ्रिक्शन लगाएगा? वो ब्लॉक बी पर लगाएगा। तो जो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ब्लॉक ए पर राइट साइड में लगा हुआ है फ्रिक्शन, तो ब्लॉक बी पर किधर लगेगा? लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि ये एक्शन, हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड होता है कि अगर बी ने एक्शन फोर्स लगाया ए पर, बी ने एक्शन फोर्स जो फ्रिक्शन है लगाया ए पर राइट साइड में, तो ए ने बी पर रिएक्शन फोर्स जो कि फ्रिक्शन है लगाएगा किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में लगाएगा। बात समझ में आई? यस सर। एग्जैक्टली उसी तरह कि अगर बी ने ए पर एक्शन फोर्स, नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए जो है बी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में normal reaction। ये दोनों क्या है? ये भी, ये वाला भी अब एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और ये फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये दोनों आते कहां से हैं? ये दोनों आते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन बन जाता है, कांटेक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्स बन जाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लगने वाला। नहीं आई बात समझ में क्या? यस सर। अच्छा बेटा, चले, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तुम लोग। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ फ्रूट। उससे पहले एक क्वेश्चन ये कर लो, पढ़ो क्वेश्चन, कोशिश करो, लगाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। सर 0.25।
हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा? सर अभी तो क्वेश्चन हेलो। नहीं पढ़ रहा मैंने। अच्छा पढ़ लीजिए। 0.5। अच्छा भाई, वेरी गुड। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, कैसे आया डी ऑप्शन ये भी तो बताना पड़ेगा। क्या किया भाई, एक बुलेट है जिसका मास 0.1 kg है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही 400 की स्पीड से, एक ब्लॉक को हिट करती है जिसका मास 3.9 है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है रफ सरफेस पर। बुलेट उसके अंदर धंस जाती है, एम्बेड हो जाती है, और वो ब्लॉक और बुलेट दोनों धंसने के बाद मूव करते हैं 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले वो कितना चलते हैं, डिस्टेंस 20 मीटर चलते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको ब्लॉक और सरफेस के बीच का। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये मत कहना कि आपने नहीं पढ़ा, ये क्लास 9th में आपने 1 डायमेंशन का बेसिक तो पढ़ा ही था। पढ़ा था सर। हाँ ठीक है। अब वो होता है क्या, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। दोनों बॉडी कोलाइड करने के बाद आपस में चिपक जा रही हैं, एक साथ चल रही हैं। पहली बॉडी का मास 0.1 है, मैंने लिख दिया 0.1 मतलब 1/10। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 400, मैंने लिख दिया। दूसरी बॉडी उस वक्त क्या थी, मूव नहीं कर रही थी, रुकी हुई थी, तो वेलोसिटी 0, तो मैंने छोड़ दिया। अब दोनों धंस जाते हैं, दोनों आपस में एक साथ चलते हैं, तो दोनों का मास टोटल कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 3.9। एक साथ चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप वैल्यू डाल करके भी कर सकते हो, सेम ही बात हो जाएगी। तो यहाँ से 40 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 4v। तो उसके बाद कोलिजन के बाद ये कितनी स्पीड से चलेंगे बेटा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेंगे। अब उसके बाद आप लगा लो भैया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब चलने के बाद क्या होगा, वो फाइनली स्टॉप कर जाएंगे। मैं छोटा सा डायग्राम भी बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हो क्या। ये ब्लॉक था, ये गोली थी, गोली चल रही थी कितनी, 400 की स्पीड से चल रही थी राइट साइड में। अब हुआ क्या कि ये गोली जाएगी, इसके अंदर ऐसे धंस जाएगी, तो धंसने के बाद ये चलेंगे एक साथ, और कितनी स्पीड से चलेंगे, 10। चलते 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 यहां तक आकर के वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाए। तो जब ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो शुरू में जब वो चल रहे थे कितनी स्पीड से चल रहे थे, 10। फाइनल जब वो रुक गए तो कितनी स्पीड हो गई, 0। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए नेट। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों पर जो कि ग्राउंड लगा रहा था, ये जो उनको रोकने की फ्रिक्शन वाला एक्सेलरेशन जो ग्राउंड लगा रहा था, नेट एक्सेलरेशन ये, और डिस्टेंस कितना कवर करते हैं यहां से यहां तक का, वो हमें दे रखा है। कितना कवर करते हैं भैया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अब हमने क्या किया, रख दिया भाई 0 इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे 20 रखा तो ये 40 हो जाएगा, प्लस 40 ए नेट। उधर जाएगा, ए नेट सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा -10/4 या -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इस इन दोनों जो ब्लॉक और बुलेट है, इसका अगर मैं FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा, तो इन दोनों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका मोशन हो रहा था रिलेटिव मोशन 10 की स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि जो भी मोशन हो रहा है बेटा, जो अभी आपने फॉर्मूला बताया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसे लगा के। बिल्कुल 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 सेम चीज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आप। अब इस पर रिलेटिव मोशन राइट साइड में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा दिया था F के। अब एक फोर्स लग रहा है F के और सारे फोर्स, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सारे फोर्सेस का एडिशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F नेट के बराबर होता है, दैट इज M इंटू ए नेट। अच्छा भैया, F के क्या होता है, म्यू इंटू आर, और M की वैल्यू दोनों का मास मिला करके 4 किलोग्राम, और ए नेट हमने निकाल लिया है कितना है भैया, 5/2 है। अच्छा, म्यू हमको बताना है शायद, क्या बेटा, -5/, माइनस रख लो। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको भी माइनस रख लो, यहाँ इसको भी माइनस रख लो। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, तो यस आप इसको भी माइनस रख लो, या बोल दो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस रख लो। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल नहीं, तो मैं इतना ज्यादा जोर नहीं देता हूँ, आप रख लो।
आर की बात करूं तो दोनों का मास मिला करके वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा 4g, क्योंकि दोनों का मास 4 किलोग्राम था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हो जाएगा 40 न्यूटन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा भैया 40 न्यूटन, तो मैंने 40 रख दिया। यहाँ पर क्या हो गया 4 × 5/2, 4 × 1 = 4, 4 × 10 = और ये कितना हो जाएगा भाई 5/20 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये 0.25 हो जाएगा। बहुत तेज कर लिए भाई तुम लोगों ने आज तो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ पर? चलो, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ये करो, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे, तुम लोग कर ले रहे हो, सवाल दे रहा हूँ मैं, कर ले रहा हूँ, करो। टाइमर है 2 मिनट का, करके दिखाओ। सर 2 मीटर। सर 2 मीटर। 2 मीटर आ रहा है क्या? वेरी गुड, शाबाश, बहुत। 2 मीटर। चलो बताओ कैसे किया। एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं पहले। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लंबाई कितनी भैया 6 मीटर है, और उसको एक टेबल पर रखा गया है इस तरीके से कि उसका कुछ हिस्सा लटक रहा है टेबल के अपोजिट साइड में, यानी टेबल से पार होकर के कुछ हिस्सा हैंग कर रहा है। अब ये सिस्टम रेस्ट में है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना होगा, और द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द सरफेस वो दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो मैक्सिमम लेंथ कितनी है जो चेन की हैंग कर सकती है, वो कितना मीटर हैंग, यानी कि कुछ इस तरीके से एक टेबल है और टेबल पर कुछ इस तरीके से ये ऐसे चेन रखी हुई है, कुछ हिस्सा इसका ऐसे जमीन में लटक रहा है। अब आपको पता है कि अब आपसे पूछा गया है कि ये जो लेंथ है x वो कितना पार्ट है, कितना मीटर है, x मीटर कितना है, जबकि ये पूरी यहां से यहां तक की जो पूरी लेंथ है वो 6 मीटर आपको लेंथ दे रखी गई है। कैसे किया बताओ? सर जो चेन की अधिकतम लंबाई है, हाँ, जो कि किनारे पर लटक सकती है, वो तब प्राप्त होती है जब चेन और टेबल के बीच जो घर्षण बल अधिकतम होता है। वेरी गुड, शाबाश। जो न्यू न्यूटन के बराबर होता है। हाँ, म्यू न्यूटन, म्यू एन के बराबर। हाँ। और जहाँ म्यू ज्यादा घर्षण का गुणांक होता है और न्यूटन सामान्य बल का होता है। वेरी गुड, ठीक। तो इक्वेशन क्या लिखूं ये बताइए। एक्सप्लेन तो तुमने अच्छा किया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। थोड़ा सा इक्वेशन बताइए कैसे लिखूं। बात तो तुमने बिल्कुल सही की। यस सर। बाकी लोग भी बता रहे हैं 2 मीटर। वो भी बताइए। शुभम, आदित्य, पूनम, अंशिका, सुजल, वंश, तुम लोग कर तो ले रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो? ध्रुव, सक्षम, निजान, 2 मीटर सब बता रहे हो भाई। बताओ तो सही कैसे 2 मीटर। सर mg(x/6 = mu mg(x/6). यस हाँ, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू mu mg(6 - x/6). ओह माय गॉड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। इक्वेशन फटाक से बना, बहुत अच्छा बना। अब इस इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बहुत अच्छी, शाबाश। अब इस इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या हुआ है? मान लेते हैं कि
जो इस चेन का कुछ पार्ट जो है 1/6 पार्ट या 2/6 या कुछ भी पार्ट मान लेते हैं, 1/nth पार्ट जो है वो लटका हुआ है, ठीक है, 1/nth पार्ट जो है लटका हुआ है, ठीक है। टोटल पार्ट में से 1/n पार्ट जो है लटका हुआ है, या तो हम 1/n मान लेते हैं या हम 1/n मान के आसानी से कर दूंगे, कैसे भी कर दूं, चलो हाँ nth पार्ट मान लेते, nth पार्ट मान लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन मुझे समझाने में कौन सी आसान होगी ये आप पर डिपेंड करेगा। फिर तुम ले लो कि 1/nth पार्ट जो है इसका यहां से लटका हुआ है, ठीक है भाई। टोटल पार्ट में से 1/nth मत लो, हटा, मैं ऐसे कर देता हूँ। टोटल मास, उसका भी तो कॉन्सेप्ट समझना है। टोटल मास कितना है भैया इसका, टोटल मास कितना है इसका, हम मान लेते हैं m है। और मास पर यूनिट लेंथ कितना है, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा। अब ये क्या बता रहे हैं सर, देखो ये करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये आगे भी आपको सीखना होगा, तो इस वजह से मुझे ये बताना पड़ेगा। हो सकता हो थोड़ा सा आप लोगों को इस टाइम हार्ड लगे कि क्या बता रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि इस रस्सी की जो टोटल लंबाई है, इस चेन की जो टोटल मास है वो कितना है, m किलोग्राम है। तो मैंने मान लिया टोटल मास कितना है, m किलोग्राम में। ये सीखना पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे तो सीखना पड़ेगा, तो अभी सीख लो। उसके बाद मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितना है 6, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका m/6 किलोग्राम, m/6 किलोग्राम। अब देखो तुम, ठीक है, ये इसलिए करवा रहा हूं, हो सकता है तुम लोग को लगे कि सर काफी डिफिकल्ट कर दे रहे मेथड, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लेंथ ग्रेडियंट भी बोलते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं, उसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो x मीटर है, मान लेते हैं। अच्छा, अब हमको पता है कि 1 मीटर की लंबाई, आई गेस एवरीबॉडी नोज द हिंदी स्क्रिप्ट, 1 मीटर की लंबाई जिसको मैंने क्या बोला था, मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लंबाई जिसको मैंने बोला था मास पर यूनिट लेंथ कितना था हमारा, 1 मीटर की लंबाई या मास पर यूनिट लेंथ कितना था, m/6 kg। तो हमने लिख दिया m/6 kg, लिख दिया m/6 kg थी 1 मीटर की लंबाई। तो मैं कह रहा हूं कि x मीटर की क्या लंबाई हो जाएगी, x मीटर की क्या लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ x मीटर क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ x मीटर। अगर 1 मीटर की m/6 है तो x मीटर की क्या लेंथ हो जाएगी बेटा, मैं काम कर रहा हूँ, xm/6। हाँ वेरी गुड, xm/6 kg हो जाएगी, ठीक है। अगर x मीटर की लंबाई, अगर ये यहां से यहां तक x मीटर है और ये पूरा 6 मीटर है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 - x। हाँ 6, वेरी गुड, शाबाश। उसी तरीके से लेंथ और मास ऑफ x था मीटर, उसी तरीके से आप इसको भी समझो कि जो मास ऑफ 6 - x मीटर होगा उसका क्या लंबाई, अगर 1 मीटर की लंबाई m/6 kg है तो 6 - x मीटर की लंबाई क्या हो जाएगी, 6 - x m/6 kg। ये यूनिटरी मेथड समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक कोई, हाँ थोड़ा सा आप बस ध्यान देना है, थोड़ा सा अब आपको बस ध्यान देना। अच्छा बेटा, अब जो बेटा ये जो लस्सी का पार्ट लटका हुआ है, इस पर रस्सी का जो पार्ट लटका हुआ है, इस पर कौन फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा कौन बेटा, इस पर फोर्स लगाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या लगाती है फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाती है, करेक्ट। यस सर। हाँ, अब जब, हाँ उसके ऊपर जब इतना पार्ट पर जब
इतने पार्ट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा क्या, मास इनटू ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो एग्जैक्टली उतना फोर्स ये ऊपर रखे हुए पार्ट पर भी लगाएगा एज अ फॉर्म ऑफ टेंशन। करेक्ट? बात नहीं समझ में आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है सर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सिर्फ नंबर्स के साथ खेल लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं कह रहा हूं कि रस्सी का, चेन का कुछ पार्ट ऊपर लटका है और चेन का कुछ पार्ट नीचे लटका है। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो बॉडी का वेट, खुद का वेट कितना लगेगा, मास इनटू जी, नीचे की तरफ। अब इस पर ये नीचे लगेगा, तो एग्जैक्टली इतने ही फोर्स से ये ऊपर रखे हुए रस्सी को एग्जैक्टली इतने फोर्स से ये खींचेगी। कितने फोर्स से? टेंशन के फॉर्म में उतने ही फोर्स से रस्सी, क्योंकि जब वो रस्सी खिंचाएगी, जब वो चेन खिंचाएगी तो उसमें टेंशन जनरेट होगा। अब इस ऊपर रखे हुए पार्ट पर टेंशन जनरेट होगा किधर? राइट साइड के डायरेक्शन में टेंशन जनरेट होगा। करेक्ट है? क्योंकि टेंशन हमेशा किधर होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी की टुवर्ड्स द बॉडी होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी। जिसको मैंने येलो कलर से यहाँ दिखा दिया, इस पर अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन। अब और इस पर भी, इस जो लटका हुआ पार्ट है उस पर भी टेंशन किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। करेक्ट? यस सर। तो अब चूंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इस पर ऊपर लगने वाला जो हैंगिंग पार्ट है उस पर ऊपर लगने वाला फोर्स T इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। देखो तुम लोग कर लेना, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेना, लेकिन यहाँ समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो, अब जो हैंगिंग पार्ट है जिसकी लंबाई कितनी थी x, उसका मास कितना था? मैंने लिख लिया क्या, xm/6, xm/6 इंटू जी। करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। अब उसके बाद जो ऊपर टेबल पर पार्ट है उसकी बात करते हैं बेटा, कि टेबल पर टेंशन लग रहा है राइट साइड में और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यस सर। टेंशन, हाँ, टेबल वाले पार्ट पर टेंशन राइट साइड में, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू आर। अब इस टेबल पर आर रखे हुए पार्ट आर की बात करते हैं बेटा, आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं। बॉडी का खुद का वेट कितना हो जाएगा बेटा? बॉडी का खुद का वेट जो हो जाएगा मास इनटू जी के बराबर होगा, और ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर होगा। अब मुझे बताओ कि जो टेबल पर पार्ट है उसका मास कितना है? अगर उसकी लंबाई 6 - x है तो उसका मास कितना था? ये था 6 - x m/6 जी। तो हमने लिख लिया 6 - x m/6 इंटू जी, ये उसका मास होगा। तो R ऊपर लगने की तरफ वाला फोर्स R और नीचे की तरफ लगने वाला बॉडी का वेट 6 - x/6 mg। ठीक है, तुम लोगों ने जल्दी किया और तुमने कैलकुलेट किया, बहुत अच्छा, लेकिन एक बार कन्वेंशनल तरीके से मामला सीख लो कि हो क्या रहा। तो अब हम म्यू तो हमें पता नहीं है, और R, म्यू पता है क्या? हमें म्यू पता है हमको 1/2 है। म्यू की वैल्यू हमने 1/2 रख दी और R की वैल्यू यहां से हमने उठा। R की वैल्यू समझ में आई कि तुम लोग को फिर से समझाऊं? R की वैल्यू बता दो एक बार। देखो, ये वाला जो पार्ट रखा है ऊपर, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका अपना खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r ऊपर की तरफ लगेगा। अब जब बॉडी ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रही है तो ऊपर r होगा और नीचे मास इनटू g। इतना पार्ट जो टेबल पर रखा है, 6 - x वाला पार्ट जो टेबल पर रखा है, उसका मास ये था, मैंने लिख दिया और उसमें g से मल्टीप्लाई कर दिया। तो r जो हमारा आ गया 6 - x m/6 इंटू जी आ गया। करेक्ट है बात? यस सर। r की वैल्यू मैंने रख दिया 6 - x m/6 इंटू जी, और बस म्यू की वैल्यू 0.5 थी, 1/2 रख दिया। टी की वैल्यू कितनी थी बेटा? टी की वैल्यू थी ये xm/g 6, xmg/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ x बचा, और यहाँ क्या क्या बचा भाई? 6 - x/2 बचा। ये 2 उधर चला जाएगा, 2x बराबर 6 - x हो जाएगा, ये उधर जाके 3x बराबर 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 मीटर आ जाएगी। तुम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया?
कैलकुलेशन तेज है कि तुम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक पहले से याद रखी थी कि क्या किया तुम लोगों ने, पर बता नहीं पा रहे हो तुम लोग। हालांकि एक बच्चे ने बहुत अच्छे से रिलेशन बताया, जो एग्जैक्टली मैंने वही रिलेशन लगाए, उसने थोड़ा दूसरा रिलेशन शायद लगा लिया होगा, एग्जैक्टली वही रिलेशन बना है जो हमने यहाँ पर बनाया है, xmg/6, यहाँ पे xmg/6 और म्यू टाइम्स mg 6 - x बाई म्यू टाइम्स म्यू है गया ये म्यू टाइम्स mg 6 - x/6, एग्जैक्टली वही रिलेशन उसने बनाया जो हमने यहाँ पे रिलेशन बनाया। पर बताते नहीं हो तुम लोग, बस करते हो फटाफट। सर ये डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से आ गया? उसने भी डायरेक्ट नहीं रिलेशन बनाया, उसने भी कैलकुलेट किया है, बट उसने डायरेक्ट मुझे डायरेक्टली बताया। यही रिलेशन बनाया था ना, किसने बताया था मुझे रिलेशन? सर मैं आदित्य। आदित्य, ठीक है। तो तुमने डायरेक्ट रिलेशन बनाया था क्या? नहीं सर, ये पता था ऐसे ऐसे करना होता है तो। हाँ, ऐसे ऐसे करना होता है तो वो बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों को पता ही कैसे करना है और तुम लोगों ने क्वेश्चन बना दी। ठीक है, 1/n करके भी कर सकते थे, लेकिन वो इतना लंबा झंझट में छोड़ दो, हटा। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये करना है। यहां से तुम लोगों ने सीखा क्या, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ पिछली साइड दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ये सीखा कि यहाँ पे तुम लोग मास ग्रेडियंट लेना सीखोगे कि एक यूनिट लेंथ का मास m/l, टोटल मास m, टोटल लेंथ l, टोटल मास m मैंने माना, टोटल लेंथ 6 दे रखी मैंने, और उसके बाद जो जितनी लंबाई की भी लेंथ निकालनी है वो निकाल दोगे। x लंबाई की लेंथ निकालना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, xm/6। 6 - x लंबाई की लेंथ निकालना है, 6 - x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 - x m/6। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसका मास क्या है, और बाकी वही रिलेशन लगा लेना। तो पिछली स्लाइड कौन सी, ये वाली? चलो, अब ये भी क्वेश्चन है, ये आपको दिए गए हैं, ये आपको करने हैं। उससे पहले हम बैंकिंग ऑफ रोड को देख लेते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड का, उससे पहले हम देख लेते हैं ये 2 ब्लॉक सिस्टम का मामला देख लेते हैं। अब अगर मेरे पास 2 ब्लॉक सिस्टम का मामला आ जाए, देखो बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर मैं एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 10 किलोग्राम है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 10 किलोग्राम है, और मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं राइट साइड डायरेक्शन में। देखो ये तुम्हारे मॉड्यूल से दिया गई हुई चीज है, अगर तुम मॉड्यूल से पढ़ोगे तो शायद समझ जाओ, नहीं पढ़ोगे तो यहां से थोड़ा सा सीखो कि मॉड्यूल वाली ही चीजें हमें समझना है, और वहां से भी पढ़ करके हम सीख सकते हैं, खुद से भी सारी चीजें पढ़ करके आप सीख सकते हो। सीखो यहाँ पे अब क्या है मामला, कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पर, और आपको बताना है कि क्या ये दोनों विल दे मूव टुगेदर, क्या ये दोनों साथ चलेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, या दूसरा केस होगा कि विल दे नॉट मूव टुगेदर, क्या वो एक साथ नहीं चलेंगे, विल दे नॉट मूव टुगेदर। अगर वो एक साथ चलेंगे तब क्या मामला होगा, अगर एक साथ नहीं चलेंगे तब क्या मामला होगा, ये आपको यहां पर समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक केस लिया गया है जिसमें 10 किलोग्राम का ब्लॉक बी और 10 किलोग्राम का ब्लॉक ए कुछ इस तरीके से रख दिया गया। 10 किलोग्राम का ब्लॉक बी नीचे और 10 किलोग्राम का ब्लॉक ए ऊपर रख दिया। अब किया क्या हमने, हमें देखना है कि जो भी यहां पर दोनों ब्लॉक रखे हैं, अगर मैं ऊपर इस ब्लॉक पर 101 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या यहाँ पे जो बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो सफिशिएंट होगा, वो इतना इनफ होगा जिसकी वजह से ये दोनों मूव टुगेदर करेंगे, एक साथ चलेंगे। क्या ये इतना सफिशिएंट होगा, इनफ होगा कि साथ चलेंगे कि नहीं साथ चलेंगे, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो हम ले लेते हैं पहले एक केस कि इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो साथ चलते हैं तब क्या होगा। इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो साथ चलते हैं तब क्या होगा। अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो ये दोनों को एक पूरा सिस्टम आपको मान लेना होगा। अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम साथ चल रहा है, और इस पूरे सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, दैट इज 101 न्यूटन। और सारे फोर्सेस का एडिशन होता है एफ नेट, दैट इज मास इनटू ए नेट।
101 इज इक्वल्स टू मास। पूरे सिस्टम का मास कितना होगा बेटा? भैया ऊपर का 10, नीचे का 10, टोटल कितना हो गया? 20 नेट। तो ए नेट जो आ जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 101/20। कैलकुलेट कर लेंगे, 5.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब चेक करेंगे फ्रिक्शन, हम किस पर? बी बॉडी पर फ्रिक्शन को चेक करेंगे। जब मैंने इस ए बॉडी पर फोर्स लगाया बेटा, तो हमने देखा कि ए बॉडी पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अगर मैं यहां पर खड़ा कर दूं एक छोटा सा पर्सन और मैं देखूं कि ये जो ए बॉडी है वो किस साइड मूव करने की कोशिश कर रही है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगी, राइट साइड। तो इस पर जो ए बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। और अगर ए बॉडी पर लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लगेगा बेटा तो बी बॉडी पर किस साइड फ्रिक्शन लगेगा? राइट साइड। चलो अब हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन चेकिंग ऑन बी। फ्रिक्शन हम चेक करेंगे ऑन बी बॉडी पर, हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे। अब हमें फ्रिक्शन को चेक करना होगा, फोर्सेस को चेक करना होगा बी बॉडी पर। बी बॉडी पर क्या चेक करेंगे? फ्रिक्शन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कुछ इस तरीके से हम देखेंगे कि बी बॉडी पर जो है कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम की है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे की डायरेक्शन। इस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या बेटा? बी बॉडी पर ऊपर से ए बॉडी ने लगाया कि इस पर फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाया ए बॉडी ने बी बॉडी पर आगे की तरफ। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर है वो बिल्कुल स्मूथ है, वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, वो किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगा रही है। यहाँ पर जो ग्राउंड है वो बिल्कुल स्मूथ है, वो फ्रिक्शनलेस है, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगा रही, थ्रू ग्राउंड स्मूथ है। ठीक, अब अगर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आपको अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ाया है कि ये एक फोर्स लग गया और दूसरा होता वो दूसरा भी ऐड कर देता, तीसरा होता तीसरा भी ऐड कर देता। सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? एफ नेट इक्वल। एफ नेट किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए नेट के इक्वल होता है। करेक्ट है बात? नहीं समझ में आ रही बात क्या? आ गई सर। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो क्या बताया मैंने कि अगर यहां पर ब्लॉक बी है तो सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और इस पर किसी भी तरीके का जो ग्राउंड फोर्स है वो किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है। चलो अब हमने देखा कि एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? अच्छा एक ही फोर्स है एफ नेट, इस पर कितना होता है भैया? एम इंटू ए नेट। अच्छा ठीक है, मास कितना है इस बॉडी का? 10। ए नेट हमने निकाल रखा था। ए नेट कितना निकाल रखा था बेटा? ए नेट हमने निकाल रखा था 5.05। हम यहाँ पे डाल देंगे 5.05। दैट इज कितना आ रहा है बेटा? 50.5 न्यूटन का एफ नेट आ रहा है। ठीक है, जो एफ नेट आ रहा है, जो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है बेटा, वो कितने का आ रहा है? 50.5 न्यूटन का। अब यहाँ पे कमाल देखो, इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे। तुम हमने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला और वो एफ नेट की मदद से निकाला, वो कितना आ रहा है? 50.5। लेकिन हमको पता है कि जो एफ एस मैक्स होगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन होगी, जो एफ एस मैक्स होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो उन दोनों को साथ में मूव कराएगा, जो उन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा,
वो कैसे निकालोगे, एफ एस मैक्स कैसे निकालोगे, तो एफ एस मैक्स तो सर ने बताया है म्यू एस एन से निकालेंगे। अच्छा बेटा, ये ब्लॉक ए इसके ऊपर रखा था, इन दोनों के बीच जो म्यू एस दे रखा था, कितना दे रखा था, 0.5 का दे रखा था, मैंने डाल दिया। अच्छा, इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम था, तो इस बॉडी के खुद का बॉडी का वेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, और रिएक्शन फोर्स आर भी कितना हो जाएगा फिर 100 न्यूटन, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर, 50 न्यूटन। हाँ, तो अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने वैल्यू डाल दिया, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से वैल्यू डालने के बाद, 50 न्यूटन। हमने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है फ्रिक्शन की अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन आ रही है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से हमने देखा कि यहाँ पर जो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से हमने देखा, वो तो कह रहा है कि फ्रिक्शन चाहिए कितना, 50.5 न्यूटन। अगर आपको साथ में चलाना है, अगर आपको दोनों बॉडी को साथ में चलाना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 50.5 न्यूटन। और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल फ्रिक्शन है, जो मौजूद फ्रिक्शन है, जो दे सकता है फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, जो मौजूद है, दे सकता है, वो कितना है बेटा, आपका 50 न्यूटन है। हाँ, तो अब हमें पता चला कि ये अवेलेबल से ज्यादा को, जितना फ्रिक्शन अवेलेबल है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, 10 रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मौजूद कम है, तो वो दोनों साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जाहिर सी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, thus they will not move together, they will not move together, एक साथ नहीं चलेंगे दोनों। सर हाँ बेटा, सर मुझे एक बार और बताओ सर, यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, सारी चीज फिर से बता रहा हूं शुरू से। क्या बोला मैंने कहा कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है जिसका भी मास है 10 किलोग्राम, इन दोनों ब्लॉक के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो दैट इज 0.5 किलोग्राम, और उस ऊपर वाले ब्लॉक पर मैं लगा रहा हूं 101 न्यूटन का फोर्स। तो क्या ये मूव टुगेदर करेंगे कि नहीं करेंगे? विल दे मूव टुगेदर और नॉट? विल दे मूव टुगेदर और नॉट? क्या ये साथ सर ये चलेंगे? मूव साथ में कब करेंगे, कौन से केस में? वही तो हमको पता लगाना है, विल दे मूव सर। टुगेदर और नॉट। हाँ सर, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, वो ये वाला सर, फ्रिक्शन दोनों में डिफरेंस है, वो जो ऊपर है। जो ऊपर फ्रिक्शन है बेटा, ये सिर्फ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया गया। अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो इसका मतलब इस ब्लॉक ए और इस ब्लॉक बी के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। करेक्ट? तो अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। हाँ सर, इसमें फोर्स ऊपर वाले उसमें ही लग रहा है या नीचे वाले में भी लग रहा है? ऊपर वाले में, सिर्फ ऊपर वाले में लग रहा है। तो अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन होना चाहिए, स्टैटिक का कि काइनेटिक का कोफिशिएंट होना चाहिए? काइनेटिक। बेटा जब वो रिलेटिव मोशन, जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रही है, उनके बीच रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तब वो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? जीरो होगा। साथ में चल रहे हैं तो काइनेटिक होगा शायद से। अगर एक ट्रेन है, एक कार है, कार के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये कार चल रही है। स्टैटिक कार एग्जांपल देती तुरंत समझ में आ जाता है। 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रही है, और इसके अंदर बॉक्स भी इस कार के साथ, इस कार के ऊपर बैठा है, और वो भी 5 के एक्सेलरेशन से चलेगा ही, क्योंकि कार के अंदर है। तो इस बॉक्स और इस कार के बीच जो फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? सर स्टैटिक। हाँ स्टैटिक होगा ना। तो एग्जैक्टली इस ब्लॉक बी को तुम क्या समझो कि एक ट्रेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर ये आगे चल रहे हैं
तो इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इनके बीच कोई भी आगे पीछे नहीं चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा कि काइनेटिक हो जाएगा? सर ऊपर वाले पे 101 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं? यही तो हमें नहीं पता है ना बेटा, हम अभी वही निकालेंगे। मैं मान रहा हूं, अब पहला केस मानूंगा मैं कि ये साथ चल रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर, दे आर मूविंग टुगेदर। ठीक है बेटा, पहला केस मान रहे हैं दे आर मूविंग टुगेदर, और दूसरा केस हम मानेंगे दे आर नॉट मूविंग टुगेदर, वो साथ नहीं चल रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है ये साथ नहीं चल रहे। अब आपको अगर वो पहला केस मानूंगा मैं, तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन होगा कि दोनों साथ साथ चलेंगे? अगर वो साथ रिलेटिव मोशन जीरो। रिलेटिव मोशन जीरो होगा। अगर रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक लगेगा। तो तुमको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम यहाँ पे देखो कि मान लो ये एक सर स्टैटिक ही बोला है। हाँ नहीं, जिसने काइनेटिक बोला है उसके लिए बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ इस ब्लॉक के ऊपर, जिसकी वजह से ये नीचे वाला जो प्लेन है वो भी साथ में चल रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर ये साथ में दोनों साथ चल रहे हैं ना, तो इसके और इसके बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इस पर्सन की नजर में, जो यहाँ पे छोटा सा मिनी पर्सन बैठा रखा है, उसकी नजर में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है इस ऑब्जेक्ट का। तो अगर कोई मोशन हो ही नहीं रहा है उस पर्सन का, तो वो तो कहेगा कि ये स्टैटिक है, रुका हुआ है मेरी नजर में, इसका मतलब इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो ब्लॉक है जो मेरे हाथ में, मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ये वाला आगे बढ़ गया और ये नहीं आगे बढ़ा, तो अब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं रिलेटिव मोशन हो रहा है? देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो रहा है सर। अब अगर मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, अब ये ब्लैक वाला अपनी जगह रखा हुआ है, ये व्हाइट वाला आगे बढ़ता जा रहा। अब ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है। तो जब ये रिलेटिव मोशन हो रहा है तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों के बीच? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, तब जब ये नॉट मूविंग टुगेदर, जब साथ नहीं चल रहे हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है साथ में, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब वो साथ चल रहे हैं तब नो रिलेटिव मोशन, तब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि ये बस चल रहा है तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी फ्रिक्शन को देखो तो रिलेटिव मोशन देखो, कि जिसके साथ टच में है उसके रिस्पेक्ट में, उसके हिसाब से, उसकी नजर में, उसकी दृष्टिकोण में वो चल रहा है कि मूव कर रहा है कि रुका हुआ, वो देख करके आप बताना है आपको। हाँ भाई, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? पता नहीं सर। हाँ, इसमें कहते हैं जिस टाइम पे उसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होगा उस कंडीशन पे ही देखेंगे हम रिस्पेक्ट में। हाँ, जिसके इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो तुम यहाँ ग्राउंड से खड़े होकर के मत देखो। जिस ऑब्जेक्ट पर, अगर तुम ब्लॉक ए को देख रहे हो तो ग्राउंड पे खड़े होकर मत देखो, जिस ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट पर ये कांटेक्ट में है, उस पर खड़े होकर के देखोगे, तब बताओगे तुम ब्लॉक ए को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर तुम ब्लॉक बी को देख रहे हो बेटा, तो तुम ग्राउंड पर से खड़े होकर ब्लॉक बी को मत देखो, ये ब्लॉक बी किसके कांटेक्ट में है? इस ब्लॉक ए के कांटेक्ट में। तो ब्लॉक ए के पर खड़े होकर के ब्लॉक बी पर देखो कि ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हमेशा जिसके कांटेक्ट में उस पर खड़े हो जाओ, उसके नजर में, उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी को देखो, या ब्लॉक बी पर खड़े हो जाओ, क्योंकि ब्लॉक ए ब्लॉक बी के कांटेक्ट में है, तो बी के नजर से, बी के रिस्पेक्ट में, बी के दृष्टिकोण से देखोगे तो बी पर खड़े होकर के देख जाओ। ये करना होगा, बी की जगह पे रहकर खुद को देखेंगे। हाँ, अगर ए को देखना है तो बी पर खड़े होकर के देखो, अगर बी को देखना है तो ए पर खड़े होकर के देखो, ठीक है। अगर ग्राउंड से देख सकते हो जब जरूरत पड़ेगी तो अब मैं कह रहा था कि अगर वो साथ चलेंगे तब कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर रिलेटिव मोशन होगा नहीं तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन?
तो कोई Friction. स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मुझसे कोई पूछ रहा था ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, तो अरे भाई अभी हम केस निकालेंगे, ये वाला केस सच्चा है कि ये वाला केस सच्चा है। अगर ये वाला केस सच्चा है तो हम बोल देंगे कि ये म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये वाला केस सच्चा है तो हम बोल देंगे कि ये म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन है। तुम वर्ड्स में इतना मत जाओ कि स्टैटिक है काइनेटिक है, पहले इंपॉर्टेंट केस में जाओ, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाए। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद वापस से आ जाओ कॉन्सेप्ट पे कि ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ब्लॉक बी जिसका मास 10 किलोग्राम है, ब्लॉक बी है, उसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा हुआ है जिसका मास 10 किलोग्राम। अगर मैंने इसको खींचा कितने के फोर्स से, 101 न्यूटन के फोर्स से, इस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, पता नहीं स्टैटिक है काइनेटिक है, वो 0.5। तो अब आपको पता लगाना है कि क्या ये मूव करेंगे साथ में कि नहीं मूव करेंगे साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, मौजूद कितना है फ्रिक्शन। ठीक है, अवेलेबल फ्रिक्शन का मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना फ्रिक्शन आ रहा है वही बताएगा कि इतना फ्रिक्शन मौजूद है। अब इस बॉडी का ब्लॉक ए का अपना खुद का वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आर, तो आर किसके इक्वल होगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू आर की मदद से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब म्यू इंटू आर की मदद से अगर मैं फ्रिक्शन निकालू बेटा, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 और आर की वैल्यू कितनी है? 100। तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितने होंगे मेरे पास? कितना हो गया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। चलो अब हम देखते हैं केस ए। केस ए कहता है दे आर मूविंग टुगेदर, वो साथ चल रहे हैं। अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं ना बेटा, तब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब इसको एक सिस्टम मान लो। हाँ, इसको एक सिस्टम मान लो। इस सिस्टम पर बाहर से एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा है? अंदर के फोर्स ये सिस्टम लग रहे होंगे, उसको काउंट नहीं करना है। ये इन दोनों का आपस में अंदर लग रहा है, अंदर के फोर्स नहीं काउंट करना। तो बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? 101 न्यूटन। चलो, तो 101 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लग रहा है और कोई फोर्स? नो सर। ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, ये ग्राउंड कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है फ्रिक्शन। सारे फोर्सेस का जो एडिशन होता है वो एफ नेट के बराबर होता है। एफ नेट जो होता है वो m इंटू ए नेट के बराबर होता है। इन दोनों ब्लॉक्स का मिला करके मास कितना हो जाएगा? 20 kg। 20 इंटू ए नेट हो जाएगा। यहां से आप ए नेट को सॉल्व कर लोगे बेटा, तो 101 अपॉन 20 ए नेट की जो वैल्यू हो जाएगी 5.05। करेक्ट है बात यहां तक? यस सर। अब ब्लॉक बी पर आ जाओ। ब्लॉक बी, ठीक है, ब्लॉक बी ए पर भी आ सकते हो लेकिन आसान ब्लॉक बी क्यों है बताऊंगा। ब्लॉक बी, ठीक, ब्लॉक बी पर आ जाओ, ये नीचे वाले ब्लॉक पर आ जाओ। अब जाहिर सी बात है कि ब्लॉक बी पर आने से पहले तुम ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर के देखूंगा ब्लॉक ए को, तो वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट, टेंड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उस पर राइट साइड में फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक ए पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लेफ्ट में। अगर फ्रिक्शन फोर्स ए पर लेफ्ट में लगेगा तो बी पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? राइट में। बी पर, हाँ, बी पर एक ही फोर्स लग रहा है वो की राइट में। बी पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल नहीं, और कुछ नहीं। ये ग्राउंड लगा रहा है क्या बी पर? नो सर। तो एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होता है? एफ नेट के बराबर होता है। एफ नेट क्या होता है बेटा? मास इंटू ए नेट। मास कितना है इसका? 10 किलोग्राम। ए नेट हम निकाल चुके हैं, पूरे सिस्टम का ए नेट 5.05 था। तो इस ब्लॉक बी का भी जो ए नेट है वो कितना है? 5.05 है। तो मैंने 5.05 से मल्टीप्लाई किया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5.05 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन होगा तब वो ए नेट से आगे की तरफ एक साथ मूव करते हुए चलेगा। लेकिन हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, मौजूद फ्रिक्शन कितना है बेटा? 50 न्यूटन।
50 न्यूटन। 50 न्यूटन। न्यूटन। ये क्या हो रहा है? सर अननेसेसरी बातें कर रहे हैं अलग ही। अब 50.5 न्यूटन का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इतना फ्रिक्शन दोगे तब हम कैसे चलेंगे, हम साथ चलेंगे। लेकिन अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है हमारे पास? 50 न्यूटन का है। तो ये अवेलेबल से ज्यादा का डिमांड कर रहा है, तो मामला पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 10 दे विल नॉट मूव टुगेदर, दे विल नॉट मूव टुगेदर। साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर साथ साथ नहीं चलेंगे तो कोई आगे चलेगा और कोई पीछे चलेगा। करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, तो हाँ, अब ये केस बी सर। बनेगा। हाँ बेटा। सर ये जो एफ नेट निकाला बी ऑब्जेक्ट का, हाँ बेटा। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है? ये मतलब हाँ ये हाँ, very good फ्रिक्शन जो question। है, हाँ हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आपने इसको इससे क्यों रिलेट किया, ये ऊपर 50 वेरी न्यूटन गुड, से। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो हमने केस मान रखा था कि अगर वो साथ चलेंगे तो उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलरेशन होगा 5.05। अगर इसका नेट एक्सेलरेशन 5.05 होगा तो उस पर नेट फोर्स जो कि फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, वो कितना होना चाहिए? 50.5 न्यूटन का होना चाहिए। तो इफ दे अगर वो साथ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होना चाहिए कितना? 50.5 न्यूटन होना चाहिए। तो लेकिन हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 50 न्यूटन का मौजूद है फ्रिक्शन। लेकिन अगर साथ चलना होगा सर? हाँ बेटा। ये फ्रिक्शन किसके बीच में, ए और बी के, या बी और कहते हैं ए और बी उसके दोनों के ग्राउंड के? बीच, ए और बी के बीच में, सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में। ओके सर। सर ये जो एफ नेट है बी का, ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ बेटा, बी का राइट डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसीलिए मैं बोला कि ध्यान दो कि इस ब्लॉक बी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और वो राइट साइड में लग रहा है। यहाँ पे अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो ए पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो बी पर फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में? राइट साइड डायरेक्शन में। तो बी पर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इन राइट साइड डायरेक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, और एक फोर्स लग रहा है, और सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट के बराबर होता है, m इंटू ए नेट हो जाएगा। मास रखेंगे 10, ए नेट रखेंगे जो पीछे हम निकाल चुके हैं 5.05। तो फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है कि 50.5 होना चाहिए, 50.5 न्यूटन होना चाहिए अगर साथ में चलना सर। है तो। एक मिनट, अगर साथ में चलना है तो फ्रिक्शन फोर्स 50.5 न्यूटन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, मौजूद कितना है फ्रिक्शन? 50 न्यूटन का। और ये कह रहे हैं साथ चलना है तो फ्रिक्शन 50.5 न्यूटन लेकर के आओ, इतना होना चाहिए। इफ अगर, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अब बताओ आगे। सर अगर लेस देन होगा सर। ए वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो पीछे हो जाएगा ना? अगर ये कौन लेस देन होगा? अगर ये 50 न्यूटन से कम आता, 50.5 नहीं आता, जबकि 50 से कम आता, ये कह रहे हो? यस सर, तो ए वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ जाता ना? नहीं, तब क्या होता? तब दे विल मूव टुगेदर, तब दोनों साथ साथ आगे बढ़ते। अगर ग्रेटर देन होता तो उससे। हाँ हाँ, ग्रेटर देन तो है ही, तो ये ग्रेटर देन है तो ए वाला आगे बढ़ जाएगा और बी वाला स्लोली, तो बी वाला पीछे रह जाएगा। हाँ बोलो। सर ये लेफ्ट मतलब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है 50 न्यूटन का है, और ये जो बी पे फ्रिक्शन लग रहा है वो 50.5 न्यूटन का है राइट की डायरेक्शन में। तो नहीं, इसको लग तो नहीं आगे रहा, चला जाना चाहिए ना। नहीं लग नहीं रहा है। ये कह रहा है कि अगर साथ में चलना है, अब इफ दे वांट टू मूव टुगेदर, उस केस को अगर हम माने, अगर साथ में चलना है तब उस हिसाब से फ्रिक्शन इतना चाहिए, होना चाहिए। ये लग नहीं रहा है, एक्चुअल नहीं है। ये कह रहा है कि अगर साथ में चलना है तब इतना फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, 50.5 का फ्रिक्शन होना चाहिए। ये कह रहा है इतना होना चाहिए अगर साथ में चलना है तो, इफ यू वांट टू मूव टुगेदर तो इतना होना चाहिए, वो ये कह रहा है। बात समझ में आई? सर आपको ये कैसे पता चला कि ये ऐसा कह रहा है? क्योंकि मैंने माना कि इफ दे आर मूव टुगेदर, अगर वो साथ चलेंगे, तो वो केस लगाया मैंने कि अगर साथ चलेंगे तो नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5.05 का। उस हिसाब से नेट फोर्स जो कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ रहा है, तो उस हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स 50.5 न्यूटन का आना चाहिए।
इतना आना चाहिए अगर वो साथ चलेंगे तो, अगर वो साथ चलना चाहेंगे तो, इफ तो इतना फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए अगर वो साथ चलेंगे तो, लेकिन उतना मौजूद ही नहीं है, उतना अवेलेबल ही नहीं है। डेटा के अकॉर्डिंग 50 न्यूटन ही फ्रिक्शन मैक्सिमम जा सकता है। नहीं आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, नहीं आई बात समझ में सार्थक? सार्थक सर अगर हमने जो फ्रिक्शन है वो अगर 50.5 न्यूटन से ज्यादा दे दिया तो क्या होगा? 50.5 से ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। तो फिर से कहानी तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। डेटा जो दिया था, डेटा कह रहा था कि भैया 0.5 न्यूटन का फ्रिक्शन है, उस हिसाब का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस हिसाब से जो फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है वो कितने का बन रहा है? मैक्सिमम, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स देगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का या मैक्सिमम वैल्यू देगा फ्रिक्शन। वो कह रहा है, वो अवेलेबल बता रहा है कि इतना फ्रिक्शन हम फ्रिक्शनल फोर्स देंगे, कितने का? 50 न्यूटन का देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है 50 न्यूटन का फ्रिक्शन हम देंगे। वो कह रहा है अरे भैया माइक ऑफ करो। बाकी ये मैं बात करें फोन को ऋषिका अपना माइक बंद कर ले। ये कह रहा है मैंने कि बंद दिया क्या? ये कह रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? 50 न्यूटन का होना चाहिए। 50 न्यूटन का एक्चुअल फ्रिक्शन है। कैसा है फ्रिक्शन? एक्चुअल फ्रिक्शन। हमने एक केस मान लिया, एक कहानी मान लिया कि अच्छा सर अगर साथ चलना होगा तब क्या कहानी होगी। केस माना हमने, केस सोचा है, उस केस के हिसाब से सर नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उस केस के हिसाब से इतना होना चाहिए 5.05। उस केस के हिसाब से जो फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वो इतना आना चाहिए 50.5 न्यूटन आना चाहिए। तो जो हमने माना है वो हमारे एक्चुअल वाले से ज्यादा आ रहा है कि हमारे एक्चुअल वाले से कम आ रहा है? अगर किसी सिचुएशन में जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? वही तो हो रहा है बेटा, अवेलेबल फ्रिक्शन रिक्वायर्ड से ज्यादा होगा। अच्छा, अवेलेबल ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो कि जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल से कम हो, जितना मौजूद है हमारी जरूरत, हमारी रिक्वायरमेंट मौजूदा अवेलेबिलिटी से कम हो। तब क्या होगा? तब ये जो हमने शुरू में माना हुआ था, क्या माना हुआ था? इफ दे मूव टुगेदर, तब ये हकीकत में बदल जाएगा, तब ये सच हो जाएगा। तब ये दोनों क्या करेंगे? साथ साथ मूव करेंगे। ऐसे चलाऊंगा मैं तो ये दोनों ऐसे साथ आगे बढ़ेंगे, फिर ये ऐसे साथ ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, एक साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये कहानी होगी, ये किस्सा होगा। और अगर बराबर होगा तो भी सेम ही होगा, साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, अगर ये बराबर भी होगा तो भी बिल्कुल साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ए पोजीशन पर है, फिर उसके बाद ये बी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद ये सी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। वो ये क्या है? तो जो हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद है कितने का? 50 न्यूटन का। और हमने माना कि अच्छा अगर ऐसा होता तब क्या होता? तब नेट एक्सेलरेशन इतना आता। अच्छा अगर नेट एक्सेलरेशन इतना आता तो फ्रिक्शन कितना आता? तब फ्रिक्शन इतना आता। तो आप कहे कि फ्रिक्शन तो इतना आना चाहिए, हमारे पास तो इतना है। तो इसका मतलब ये जो हम सोच रहे थे, अपनी कहानी बना रहे थे दिमाग में, वो पॉसिबल नहीं हो पाती कहानी, वो सच्ची नहीं हो पाती कहानी, वो रियल में पॉसिबल कहानी नहीं बन पाती, ये केस वैलिड नहीं हो पाता। नहीं समझ में आई बात? फिर से करें एक बार, चलो फिर से एक बार समझ गए सर? समझ गए। हाँ, फिर से एक बार करो। मान लेते हैं कि ये 10 किलोग्राम का है और ये मान लेते हैं 5 किलोग्राम का है। इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 का है, और मैं ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहा हूं कितने का? 30 न्यूटन का लगा रहा हूं। बताओ कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, कितना एक्चुअल में फ्रिक्शन है डेटा के अकॉर्डिंग, रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में कितना फ्रिक्शन होगा? अब बताओ कि इसका वेट ऊपर वाले ब्लॉक का कितना है? 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन।
50 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? म्यू एस एन म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 और एन की वैल्यू कितनी है? एन में आर नाम, आर की वैल्यू कितनी है? 50। 50। तो हमने इसको रखा तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा क्या? यस सर। अब केस मानो, केस माइक बंद करना। केस सोचो, इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो साथ चलेंगे, इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो साथ चलेंगे, अगर वो साथ मूव करने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो साथ चलेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, करेक्ट? यस सर। इस पूरे सिस्टम पर बाहर से एक्सटर्नली अंदर भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम की बात जब करते हैं बेटा, तो एक्सटर्नली बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? 30 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में, सिर्फ वर्टिकल में। और कोई फोर्स लग रहा है कि इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में? तो सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट के इक्वल होता है, और एफ नेट किसके इक्वल होता है? m इंटू ए नेट के इक्वल होता है। m कितना है पूरे सिस्टम का? 15 kg। और ए नेट, तो ए नेट कितना हो जाएगा बेटा? 2 मीटर। 2 मीटर। अब जो नीचे वाला ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी पे एनालिसिस करते हैं। अब तुम एक बात काम करो, यहाँ पर एक छोटा सा मिनी पर्सन खड़ा करो, और मिनी पर्सन क्या देखेगा? 5 किलोग्राम, किस 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक जिस पर फोर्स राइट साइड में लग रहा है, वो किस साइड टेंड कर रहा है, किस साइड कोशिश कर रहा है मूव करने की? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड को जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शन Right. किस साइड पे लगना चाहिए? ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड। अगर ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड है, तो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन किस साइड है? राइट साइड। तो ब्लॉक बी पर एक फोर्स मुझे मिल गया, ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है क्या बेटा? नो सर। नो सर। एक ही फोर्स। और सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है? एफ नेट के। एफ नेट क्या होता है बेटा? m इंटू ए नेट के इक्वल होता है। मास कितना है इस ब्लॉक बी का? 10 ग्राम। 10 ए नेट कितना हमने निकाला था? मीटर आएगा 20 न्यूटन। 20 मीटर। हमारा फ्रिक्शन हमारे ख्यालों में, हमारी सोच में, हमारी कहानी में जो आ रहा है कि अगर ऐसा होता सर, तब उस होता के हिसाब से, उस कहानी के हिसाब से, उस सोच के हिसाब से फ्रिक्शन कितना चाहिए? 20 न्यूटन। और एक्चुअल में फ्रिक्शन कितना है हमारे पास? 0. अगर 0 कहाँ दिख रहा है? 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन। तो ये कहानी जो हम सोच रहे थे, जो ख्याल बना रहे थे, ख्याली पुलाव बना रहे थे, ये पॉसिबल हो पाएगी क्या इस केस में? कि नहीं पॉसिबल हो पाएगी? नहीं। तो नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना फ्रिक्शन इस केस के हिसाब से चाहिए वो कितना चाहिए? 20 न्यूटन का, और जितना हमारे पास एक्चुअल फ्रिक्शन है वो कितना है हमारे पास? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। हाँ 10 न्यूटन। 0 कहाँ से आ रहा है? क्यों 0 कौन बोल रहा है? 10 एक्चुअल फ्रिक्शन 0 कहाँ लिखा है? 10 न्यूटन नहीं दिख रहा है। एफ अवेलेबल 0 नहीं। तुमको नहीं समझ आया तो पूछो बेटा, कोई डाउट नहीं। वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा हूँ। तो अब इस केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो कि अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं, तो बी केस क्या होगा? दे नॉट मूव टुगेदर, दे नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, अब साथ में नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, सही बात। अब साथ में ये दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अब साथ में नहीं चलेंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या मामला होगा। अब अगर साथ में नहीं चलेंगे, दे नॉट मूव टुगेदर, तो अब अलग अलग चलेंगे, अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है भाई, सही बात है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लॉक बी पर आ जाओ। ठीक है, ब्लॉक बी पर आ जाओ तुम। अब ब्लॉक बी पर बात करते हैं हम। ब्लॉक बी पर एक ही फोर्स लग रहा था, दैट इज व्हाट? फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट? या पहले ब्लॉक ए पर आ जाऊं, पहले ब्लॉक बी पर आ जाऊं कि पहले ब्लॉक ए पर आ जाऊं? मैं ये सोच रहा हूं तुम लोगों के लिए आसानी क्या होगा। चलो पहले ब्लॉक ए पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी किस पे हो जाएगी? ब्लॉक ए पर आ जाओ, और मैं इस वाले केस के हिसाब से कर रहा हूं जिसमें मैंने 30 न्यूटन का लगाया था। चलो ब्लॉक ए पर आ जाओ। ब्लॉक ए पर बेटा राइट साइड में
कितना फोर्स लग रहा था? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स लग रहा था? नाम बताओ फोर्स का। ये कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो एक्चुअल था, जो रियल लाइफ पॉसिबल एक्चुअल फोर्स था, कितना था? कितना निकाला था हमने बेटा? 10 न्यूटन। 10 वो लगा, क्योंकि वो जो ख्याली पुलाव था वो तो सच नहीं हो पाएगा, तो अब हकीकत वाला सच वाला केस ले लो। तो नेट फोर्स की बात करते हैं। पहला फोर्स 30 राइट साइड में, दूसरा फोर्स 10 किस साइड में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव 10 लिखो कि नेगेटिव 10 लिखो? नेगेटिव। सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए नेट के इक्वल होता है। एम कितना है? इस ए ब्लॉक का मास कितना है बेटा? 5 kg। तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 5 इंटू ए नेट। तो ए नेट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से? 4 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? राइट साइड डायरेक्शन में कि लेफ्ट साइड डायरेक्शन में? कौन सा वाला बड़ा है? 30 वाला बड़ा है कि 10 वाला बड़ा है? राइट साइड डायरेक्शन में ए नेट कितना हो जाएगा बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ ब्लॉक बी पर। ब्लॉक बी पर कौन सा फोर्स लग रहा था बेटा? यहाँ पे याद हो आपको कि एक ही तो फोर्स लग रहा था, वो कौन सा था? राइट साइड में फ्रिक्शन। ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन। और कोई फोर्स लग रहा था क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो सर। सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट का मतलब एम इंटू ए नेट होता है। फ्रिक्शन फोर्स कितना था? एक्चुअल, रियल, पॉसिबल, जो हमने रियल फोर्स निकाला था, एक्चुअल फोर्स निकाला था, 10 डाल दो, वैल्यू 10। मास ऑफ द ब्लॉक कितना था? बी वाले ब्लॉक का मास कितना था? 10 ए नेट। यहाँ से ए नेट कितना आ जाएगा इसका? 1। ये किस साइड में चलेगा? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में चले। तो ये राइट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है। तो ये दोनों अलग अलग स्पीड से चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। ऊपर वाला कितनी स्पीड से, कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा है? 4 के एक्सेलेरेशन। हाँ, तो मैं डायग्राम अगर बना दूं यहाँ पर, तो ये वाला 4 के एक्सेलरेशन की तरफ भागेगा और ये वाला 1 के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भागेगा। बात समझ आई क्या तुम लोगों को? यस सर। तो ये कहानी है। अगर दो ब्लॉक की बात करें हम, अगर वो साथ कुछ, पहले तो हम देख लेंगे एक्चुअल कितना है हमारे पास फ्रिक्शन, उसके बाद केस ए लेंगे कि क्या अगर वो साथ चल सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि भैया नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो साथ चल सकती हैं उस हिसाब से जो फ्रिक्शन आना चाहिए 20 न्यूटन, और जो एक्चुअल फ्रिक्शन है जो हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है, जो रियल लाइफ है, वो 10 न्यूटन का है। तो ये मामला पॉसिबल है। तब क्या होगा? वो साथ नहीं चलेंगे। जब वो साथ नहीं चलेंगे तो एफबीडी बना दो, इस पर आगे इतना लग रहा है, एक्चुअल फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, उस हिसाब से नेट एक्सेलरेशन इतना लग रहा है। दूसरे ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा है, राइट साइड में एक्चुअल फ्रिक्शन, एक्चुअल रियल लाइफ पॉसिबल सिचुएशन लगा रहे हैं, तो एक्चुअल फ्रिक्शन 10 लिख दिया, उस हिसाब से एक्सेलरेशन इस पे कितना आ रहा है। तो ये आगे भागेगा ज्यादा स्पीड से, ये आगे भागेगा ज्यादा एक्सेलरेशन से, ये आगे भागेगा कम एक्सेलरेशन से, दोनों साथ नहीं चलेंगे। अब जाहिर सी बात है एक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक का एक्सेलरेशन कम है, तो साथ चलेंगे क्या वो, कि साथ नहीं चलेंगे? नो सर, साथ नहीं चलेंगे। हाँ, बस ये किस्सा था, ये कहानी थी। ए वाला नीचे गिर जाएगा पहले। ए वाला नीचे गिर जाएगा। गुड, एग्जैक्टली, शाबाश। अभी किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। तुम लोग की दूसरी क्लास भी है ना सर? यस सर। अभी? यस एक सर। होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, होमवर्क बस ले लो, होमवर्क कर जाओ। अब साथ देखो, पता नहीं क्या साथ होगा ना साथ होगा। चलो, अब वो साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर साथ चलेंगे तब नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बोथ का, क्योंकि साथ चलेंगे तो दोनों का एक ही होगा। अगर नहीं चलेंगे तो इफ नॉट, तो ए ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन बताना होगा और बी ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन, दोनों का नेट एक्सेलरेशन आपको
बताना होगा। बस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं बैंकिंग ही पढ़ाना चाह रहा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने पढ़ा है 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा है, और हमने क्या किया है बेटा, PYQs किए हैं। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। कॉन्सेप्ट्स में यही सब किया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा है हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर सर? हाँ क्लियर है कॉन्सेप्ट अब? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. थैंक यू सो सर मच। हाँ बेटा।